अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेस बायोपिया तक पढ़ लिया था, ठीक है। दैट वाज फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। सिलेबस एक्चुअली जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो आज हम इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल विजन की बात करेंगे, उसके बाद हम उसमें एरर्स पर आएंगे। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, उसकी विजन जो रिफ्लेक्शन के अंडर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इमेट्रोपिक आई, और इस फिनोमेना को हम इमेट्रोपिया कहते हैं। इमेट्रोपिया में क्या होता है, नॉर्मल विजन होते हैं, सारे प्रोसेसेस नॉर्मल होते हैं। कैसे नॉर्मल होते हैं कि क्या होता है कि जैसे फार विजन भी नॉर्मल होगी और नियर विजन भी नॉर्मल होगी। फार विजन में जो चीजें होती हैं वो नॉर्मल होंगी। फार विजन में क्या क्या होता है कि हमारे लेंस, अब मैंने आपको बताया था जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं, लास्ट लेक्चर अगर आप सुने वो मैंने इसीलिए दिया था कि जब हम दूर की चीजों को देख रहे होते हैं ना, तो दूर की चीजें देखने से हमारा लेंस जो होता है ना, वो उसका डायमीटर कम होता है, रिफ्लेक्टिव पावर कम यूज होती है, ठीक है। तो हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। इसका मतलब लेंस को थिन होना चाहिए और सिलियारिस मसल को रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि जब सिलियारिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो लेंस थिक हो जाता है, लेंस का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो यानी फार विजन में सिलियारिस मसल रिलैक्स होता है, लेंस थिन होता है, फ्लैटन होता है, रिफ्लेक्टिव पावर थोड़ी कम होती है, 59 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार विजन के पॉइंट्स हैं। ये सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपके पास फार विजन नॉर्मल होगी, इमेट्रोपिक आई में नॉर्मल होती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए नियर विजन पर। नियर विजन में क्या होता है, अब आप ऑब्जेक्ट को करीब ले आए हैं, तो आपको ज्यादा रिफ्लेक्टिव पावर चाहिए। रिफ्लेक्टिव पावर को ज्यादा करने के लिए हमारा जो आई है वो लेंस को मोटा कर देता है, थिक कर देता है, डायमीटर इंक्रीज कर देता है बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सिलियारिस मसल, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रेक्शन होती है तो लेंस थिकन हो जाता है, ब्रॉडन हो जाता है, रिफ्लेक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है। पहले 59 थी, अब 76 72 समथिंग हो जाती है, ठीक है, ज्यादा हो जाती है, और आप उस नियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अपने रेटिना के ऊपर। तो ये हमारे पास इमेट्रोपिक आई का कॉन्सेप्ट था। अब इसके दो एरर्स होते हैं रिफ्रैक्शन के, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, और हमारे पास मायोपिया। हाइपरोपिया कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करूंगी। फार साइटेडनेस और मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है, दूर की चीजें आपको नजर आ रही होती हैं बट आप करीब की चीजों को नहीं देख सकते। आप करीब की चीजों को देखने के लिए मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई हैं कि आपके सिलियारिस मसल को रिलैक्स होना चाहिए, लेंस की रिफ्लेक्टिव पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो है वो लेंस जब मोटा होगा, थिक होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। कोई भी कंडीशन जो इस चीज को इम्पेयर कर दे, जिसकी वजह से आइदर आपकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बनेगी, उस कंडीशन को हम कहेंगे फॉर नियर विजन स्पेशली हाइपरोपिया, ठीक है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो इसमें आपके पास जो इमेज होती है ना, इट इज कॉजेज इसकी क्या होती हैं, एक तो आई बॉल आपका छोटा होता है, ठीक है। ये देखें, ये इमेट्रोपिक आई है, ठीक है, जिसमें इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बन रहा है। ये हाइपरोपिया है, हाइपरोपिया में ये रेटिना रह गया है और इमेज इसके आगे इस पॉइंट पे दूर जाके बन रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरोपिया। तो इसकी वन ऑफ द रीजंस क्या है कि आई बॉल नॉर्मल से छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। तो अगर हम अब इसकी कॉजेज को पढ़ें तो हाइपरोपिया ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस इज यूजुअली ड्यू टू एन आइदर आई बॉल that is too short or occasionally a lens system that is too weak. Lens system weak है, it is unable to be thickened or increase its diameter, तो भी जो है आप हाइपरोपिया हो सकता है। नॉर्मली विद एजिंग लेंस सिस्टम वीक होता जाता है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, सिलियरी मसल्स वीक होते जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और आपकी नियर विजन इंपेयर्ड होती जाती है। दैट्स वाई यू सी के बूढ़े लोगों में दूर की नजर मोस्टली सही होती है और करीब की नजर खराब होती है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। अब इसकी टू ओवरकम दिस एबनॉर्मेलिटी द सिलियरी मसल मस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ अक्यूमुलेशन। अ फार साइटेड पर्सन इज कैपेबल ऑफ फोकसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। वो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए अकोमोडेट कर पाता है बिकॉज उसका सिलियरिस मसल रिलैक्स होता है, लेंस थिन होता है, तो वो फार ऑब्जेक्ट्स देख पाता है बट इज अनएबल टू अकोमोडेट फॉर नियर विजन। और इसकी करेक्शन के लिए अब चूंकि हमारी इमेज जो बियॉन्ड द रेटिना बन रही है, तो हमने इमेज को कन्वर्ट करके थोड़ा लेंस रेटिना के ऊपर लेकर आना है, इसलिए हाइपरोपिक पेशेंट्स में हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो आपको ये इधर डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी इमेज बियॉन्ड रेटिना बन रही है तो हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया है इमेज को रेटिना के ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो गया हाइपरोपिया। उसके बाद आ जाए मायोपिया पर। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में इसका ऑपोजिट होता है। इसमें या तो आईबॉल काफी बड़ी होती है, जैसे इस कंडीशन में नजर आ रहा है, ठीक है, कि आईबॉल इसमें जो है वो बड़ी है, ठीक है। जब आईबॉल बड़ी होगी तो इमेज लाइट रेज जल्दी फोकस हो जाएंगी और इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो दूर की नजर नहीं देख पाते, दूर की चीजें नहीं देख पाते, नियर विजन उनकी ठीक होती है, ठीक है। और इसकी रीजन क्या हो सकती है, हाँ, और इसकी रीजन होती है टू मच रिफ्लेक्टिव पावर इन द लेंस सिस्टम ऑफ द आई। मैंने बताया है कि रिफ्लेक्टिव पावर जितनी लेंस की ज्यादा होगी, ठीक है, आपका लेंस इमेज उतनी जल्दी बना देगा, ठीक है।
तो जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखें तब आपको रिफ्रैक्टिव पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जरूरत होती है आपको करीब की चीज देखने में। तो दूर में ही अब रिफ्रैक्टिव पावर नेचुरली लेंस की बहुत ज्यादा है, तो वो दूर की चीजों पर भी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी और इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाएगा, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। इसमें करीब की चीजें सही नजर आ रही होती हैं बट दूर की चीजें हमारे पास सही नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लेंस यूज करते हैं, क्योंकि अब लाइट रेज हमारी जल्दी फोकस हो रही है, हम चाहते हैं वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो और थोड़ा सा दूर जाकर फोकस हो, तो इसके लिए हम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट इज अ कनकेव लेंस। तो वो हम पेशेंट को देते हैं और फिर उस तरह से उसकी करेक्शन होती है मायोपिया की। ठीक है, तो ये थे हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स के रिफ्रैक्शन के एरर्स। ठीक है, उसके बाद जो एक और इधर एरर लिखा हुआ है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? नॉर्मली हमने पढ़ लिया, इमेज बनती है रेटिना पर, एक सिंगल फोकस पॉइंट होता है एक इमेज का। एस्टिग्मेटिज्म में ना दो फोकल पॉइंट्स बन रहे होते हैं। दो फोकल पॉइंट्स क्यों बन रहे होते हैं? देखिए, नॉर्मली दिस इज द कॉर्निया, बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो आई है, थोड़ी सी मेरी खराब बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्निया बिल्कुल फ्लैट होता है, बट इन सम केसेस क्या होता है, कॉर्निया इस तरह से हो जाता है, बल्जिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जिससे उसका डायमीटर यूनिफॉर्म ना रहे। अब ये इस साइड से इसका डायमीटर कम हो गया है और इस साइड से इसका डायमीटर ज्यादा हो गया। अब लाइट रेज आ रही हैं थ्रू ऑल डायरेक्शंस, तो यहाँ वाली लाइट रेज भी आ रही हैं और यहाँ पर भी फॉल कर रही हैं, तो जो इस ग्रेटर डायमीटर वाले एरिया पर फॉल कर रही हैं वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, और जो लेसर कर्वेचर वाले एरिया पर फॉल कर रही हैं वो हमारे पास जरा देर से कन्वर्ज होंगी। ठीक है, कॉर्निया का इसमें इतना रोल क्यों है? क्योंकि आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर इन द लास्ट लेक्चर कि हमारे पास जहां पर इंटरफेस बन रहा होता है ना, सबसे ज्यादा रोल रिफ्रैक्शन का, कन्वर्जेंस का या डाइवर्जेंस का उस पे आ रहा होता है। क्या मतलब है इस बात का? कि देखें, यूजुअली हमारे आई को रिफ्लेक्शन करने के जो जिम्मेदारी है ना, वो लेंस की होनी चाहिए थी, लेकिन लेंस की क्यों नहीं है? क्योंकि लेंस से पहले हमारे पास फ्लूइड सिस्टम आ गया है, एक्वस ह्यूमर, फिर उससे पहले भी कॉर्निया आ गया। एयर से लाइट रेज डायरेक्टली कॉर्निया को हिट कर रही है, तो मीडियम का चेंज एक्चुअल कहाँ पे आ रहा है? एयर से कॉर्निया के अंदर। सो दैट्स वाई मेजर जो डिफरेंस है ना रिफ्लेक्टिव पावर में, तो वो कॉर्निया में आ जाती है। दैट्स वाई जो है वो हमारे पास कॉर्निया का अगर थोड़ा सा भी शेप चेंज होती है तो इट इज इंटरप्रेटेड एज सीरियस कंडीशंस। तो इस तरह से हमारे पास दो फोकल पॉइंट्स बने। अब एक फोकल पॉइंट ये है और एक फोकल पॉइंट ये है, जैसा कि अच्छा इसकी इधर डायग्राम एग्जैक्टली नहीं दी हुई। उसके बाद अब हम इसका अच्छा हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज क्या क्या होती हैं। Astigmatism usually results from too great a curvature of cornea on one plane of eye. एक प्लेन में, यानी एक प्लेन में ऊपर कम था, नीचे ज्यादा हो गया, और ड्यू टू एग शेप्ड कॉर्निया, जो यूं करके एग शेप्ड कॉर्निया बन जाए, ठीक है, उस वजह से होता है। उसके बाद लाइक दैट ऑफ एन egg lying sideways to the incoming light, the degree of curvature in the plane through the long axis of the egg is not nearly as great as the degree of curvature in the plane थ्रू द शॉर्ट एक्सिस। यानी जो ऊपर वाला था वो शॉर्ट एक्सिस था, वहां पर डिग्री ऑफ कर्वेचर कम है और यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसलिए लाइट रेज यहाँ जल्दी फोकस हो गई थी। ठीक है, तो ये बातें कह रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, because the curvature of astigmatic lens along one plane is less than the curvature along the other plane, light rays striking the peripheral portion of lens in one plane are not bent nearly as much as the rays striking the peripheral portions of the plane। ठीक है, ये इस डायग्राम से बताया जा रहा है, बट ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है जो मैंने आपको बताई है, आप वो डायग्राम यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एस्टिग्मेटिज्म इज अ रिफ्लेक्टिव एरर ऑफ द आई दैट कॉजेज अ विजुअल इमेज इन वन प्लेन टू फोकस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेन एट राइट एंगल्स। ठीक है, यानी असल में उसने अपने लाइक ये अगर हमारे पास एक इमेज है, ये लेंस है या ये कॉर्निया एक्चुअली कॉर्निया हमारा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर रेटिना पर उसकी इमेज बनी थी, तो यूं इस प्लेन में इसकी इमेज बनी थी। ठीक है, और कॉर्निया पर ना ये लाइट रेज ने परपेंडिकुलरली फॉल करना था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कॉर्निया का डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये लाइट रेज ऊपर से अलग एक्सिस में जा रही हैं, नीचे वाली अलग एक्सिस में जा रही हैं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज अजीब सी बन रही है यहाँ पर, ये कहने का मतलब है। इसकी करेक्शन हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को जो है कहते हैं, उसको हम स्फेरिकल लेंस यूज करते हैं, और दोनों फोकल पॉइंट जो बन रहे हैं ना, उसमें से जिस फोकल पॉइंट पर उसको थोड़ी इमेज क्लियर नजर आ रही होगी ना, स्फेरिकल लेंस से हम उस इमेज की क्लियरेंस करते हैं। दोनों फोकल पॉइंट्स में से ना किसी एक फोकल पॉइंट की इमेज को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब वो वाली इमेज क्लियर हो जाएगी, फिर हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे, और सिलेंड्रिकल लेंस से क्या होगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से दूसरा फोकल पॉइंट जो है वो चला जाएगा, और जिस फोकल पॉइंट पे हमने इमेज को क्लियर किया ना, वो वाला फोकल पॉइंट रह जाएगा उस इमेज का, और वो इसका नॉर्मल फोकल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एस्टिग्मेटिज्म। देन हमारे पास आ जाता है कैटरैक्ट का टॉपिक। कैटरैक्ट क्या होता है? एनी ओपेक एरिया, ओपेसिटी इन द लेंस। ठीक है, जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं एज ओपेसिटी इन द लेंस ड्यू टू एनी रीजन। अगर लेंस में ओपेकनेस आ रही है, वहां से लाइट फॉल नहीं कर पा रही रेटिना पर, इमेज नहीं बन पा रहा ड्यू टू सम एनी रीजन, उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। Is a cloudy or opaque area or areas in the lens. In the early stage of cataract formation, protein in some of the lens fibers becomes denatured. Lens की proteins denature हो जाती हैं, इसमें fibers होते हैं वो denature हो जाते हैं because they are made up of proteins.
और वो ओपेक एरियाज बना देते हैं जो कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्रोटीन फाइबर्स की जगह पर उसकी जगह ले लेते हैं। डिफरेंट रीजन हो सकती हैं इसकी। व्हेन अ कैटरैक्ट हैज ऑब्सक्योर्ड लाइट ट्रांसमिशन सो ग्रेटली दैट इट सीरियसली इम्पेयर्स विजन, द कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस। जब वो इतना ज्यादा हो जाए कि उसको नजर ही नहीं आ रहा तो हम उसकी सर्जरी से लेंस को रिप्लेस कर देते हैं बाय नॉर्मल लेंस। तो हम वो लेंस रिमूव करते हैं, पावरफुल कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। हाउएवर एन आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस इज इम्प्लांटेड इन द प्लेस ऑफ द रिमूव लेंस। तो ये इस तरह से हम कैटरैक्ट को ट्रीट करते हैं। उसके बाद आ जाए जी विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी क्या होता है, इसमें बहुत अजीब सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि इस तरह समझ नहीं आएंगी, तो मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ, आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ कि विजुअल एक्विटी होता क्या है। विजुअल एक्विटी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स क्लियर। कैसे? अब अगर हम इसके लिए ये डायग्राम यूज करें, दिस वन। अब इस डायग्राम में क्या है कि जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने विच इज ऑफ 10 मीटर्स टॉल, ठीक है। अब हमारे रेटिना पर उसकी 10 मीटर्स टॉल इमेज तो नहीं बन सकती, रेटिना इज सो स्मॉल। तो उसके हमारी इमेज बनती है इन टर्म्स ऑफ सम अदर मेजरमेंट्स। जैसे 10 मीटर्स की लेट्स सपोज इमेज बनती है 1 सेंटीमीटर इमेज बन रही है रेटिना पर, जो हमारे सामने 10 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जब आप दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस लेट्स सपोज 5 मीटर्स है, फिर आपने उसको कम किया, आपको नजर आ रहा है 5 मीटर्स पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको वो दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, फिर आपने डिस्टेंस कम किया 1 मीटर किया, 2 मीटर किया, अल्टीमेटली आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट को इतना करीब कर दिया कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर रह गया। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस रह गया। 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जब उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में रह गया तो आपके रेटिना पर जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की, उन दोनों पॉइंट्स की इमेज बनी है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को करीब करेंगे, ठीक है, तो आप उनको एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे। दैट इज नोन एज अ विजुअल एक्विटी, जो कि हमारे आई की नॉर्मली 2 माइक्रोमीटर है रेटिना की। ठीक है। अब ये विजुअल एक्विटी जो हमारे पास फोविया सेंट्रालिस एक पॉइंट है रेटिना के अंदर जहां पर हाईएस्ट विजुअल एक्विटी होती है, वहां पर जस्ट ये 2 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर हो जाती है, क्योंकि वो हाईएस्ट विजुअल एक्विटी का पॉइंट है। ठीक है, वहां पर जस्ट ये थोड़ी सी और कम हो जाती है, वरना दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एक्विटी फॉर 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है, हमारी आई से। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आपको उस सूरत में, अगर उनके दरमियान मिनिमम 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो वो आपको अपनी रेटिना पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा करीब ले आएंगे तो रेटिना पर उनकी दो अलग ऑब्जेक्ट के तौर पर इमेज नहीं बन सकेगी, और वो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट रेटिना उनको इंटरप्रेट करेगा और वो आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल एक्विटी। नॉर्मली हम इस विजुअल एक्विटी को, ये फार विजन के लिए भी होती है, नियर विजन के लिए भी होती है, हम इसको मैयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार विजन की मैयर करनी हो तो हम उसको मैयर करते हैं स्नेलन्स चार्ट से, और नियर विजन की मैयर करनी हो तो हम उसको जेगर्स चार्ट से मैयर करते हैं। और आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है, जब आप नजर चेक करवाने चाहिए तो 20x20 और 6x6, तो वो लिखा, उसका मतलब क्या होता है कि 20x20 का मतलब है, ये 20 यूज होता है फीट के लिए और 6 यूज होता है मीटर्स के लिए। ठीक है, अगर आप फीट में लिखें तो 20x20 लिखते हैं और मीटर्स में लिखें तो 6x6 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको 20 मीटर्स के डिस्टेंस से देख रहे हैं, और अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर जो आपने पढ़ा है, जो भी चीज है आपको नजर आ रही है, एक नॉर्मल पर्सन भी उसको 20 मीटर्स के डिस्टेंस से पढ़ सकता है। जो डिनोमिनेटर का 20 है, इट इज फॉर नॉर्मल पर्सन। अगर आपको वो 20 मीटर से लेट सपोज नहीं पढ़ा जा रहा, आपको पढ़ा जा रहा है वो 18 मीटर से, थोड़ा करीब करके पढ़ा जा रहा है, 18 मीटर से पढ़ा जा रहा है, तो आपकी विजुअल एक्विटी होगी 18x20। इट मीन्स के नॉर्मल पर्सन उसको 20 मीटर से पढ़ सकता है, बट आप उसको 18 मीटर से पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी विजुअल एक्विटी नॉर्मल पर्सन से कम है। बिल्कुल इसी तरह 6x6 का भी है कि एक नॉर्मल पर्सन उसको 6 मीटर से पढ़ता है, आप अगर 6 से पढ़े हैं तो वो 6x6 होगा, 5 से पढ़े हैं तो 5x6 होगा, 4 से पढ़े हैं तो 4x6 होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द विजुअल एक्विटी। देन हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें है फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड इन। लास्ट टॉपिक इज द फ्लूइड सिस्टम ऑफ आई, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। हमारे आई में दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहे होते हैं, वन इज एक्वस ह्यूमर एंड द अदर वन इज विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है, विट्रस ह्यूमर ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेंस होता है। ठीक है, कैसे, अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये जो डार्क ग्रे कलर्ड एरिया है, दिस वन, ये वाला सारा, इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, और ये सारा हमारे पास विट्रस ह्यूमर है ऑन द बैक ऑफ द लेंस। ठीक है, उसके अलावा अब जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स में, दो चैम्बर्स में फ्लो कर रहा होता है। एक चैम्बर इस आइरिस की डिवीजन से ये बनता है। आइरिस जो है, जो आइरिस के फ्रंट में चैम्बर है ये इंटीरियर चैम्बर है, जो आइरिस के पोस्टीरियरली है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो बनता पोस्टीरियर चैम्बर से है,
उसमें फ्लो करता हुआ वो प्यूपिल से आगे चला जाता है एंटीरियर चैम्बर में, और एंटीरियर चैम्बर में वो ड्रेन होता है इनटू द वीनस सिस्टम। कैसे होता है वो भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये तो इसकी होगी इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब ये बनता कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास आइरिस के पीछे जो पिंक कलर में आपको ये नजर, ये हमारे पास आइरिस है, ठीक है। दोनों साइड्स पर ये लेंस है। इनके इधर ये वाली जो आपको मोटी सी एक बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इन सबको चीज़ों को रेज कर दूँ तो ये वाली जो पिंक कलर की बॉडी नजर आ रही है, ये दिस इज द सीलियरी बॉडी, ठीक है। सीलियरी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती हैं सीलियरी प्रोसेसेस, यानी अगर ये हमारे पास सीलियरी बॉडी है तो इस सीलियरी बॉडी के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी जिनको हम सीलियरी प्रोसेसेस कहते हैं। एंड दीस सीलियरी प्रोसेसेस आर सराउंडेड बाय द सीलियरी एपिथेलियम। वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं हमारे पास एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर में सिक्रीट होगा, प्यूपिल से आगे जाएगा और इंटीरियर चैम्बर में ये यहाँ पर जाकर इस लेवल पर ड्रेन हो जाता है, ठीक है। किस लेवल पर जाकर ड्रेन होता है, आइरिडो, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन पर, ठीक है, जिसे हम लिम्बस कहते हैं, कॉर्नियल लिम्बस। तो इस लेवल पर जाकर जो है ये ड्रेन हो जाता है। ये बनता कैसे है, ये हमारे पास प्रेजेंट है वो सीलियरी प्रोसेसेस, ठीक है। ये इन सीलियरी प्रोसेसेस के सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल्स एक्टिवली हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में सिक्रीट कर रहे होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस। व्हेन दीस आयंस आर सिक्रेटेड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, तो वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। इन्हीं सीलियरी प्रोसेस के साथ हमारे पास कैपिलरीज भी होती हैं। वहाँ उन कैपिलरीज से ऑस्मोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से वाटर जो है, वाटर का कॉन्टेंट मूव कर जाता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, और वाटर के साथ डिफरेंट एनाइंस हैं और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं कुछ, और कुछ अदर भी कंपाउंड जो है वो हमारे पास मूव करके चले जाते हैं इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा एक्वस ह्यूमर की जो है वो कंपोजिशन बनती है। इसमें डिफरेंट एनाइंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, सोडियम आइंस होते हैं, पोटेशियम आइंस होते हैं, और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस को और हमारे पास कॉर्निया को एक्चुअली, क्योंकि ये एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इनको जो हमारे पास न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर से मिल रही होती है बाय डिफ्यूजन। उसके बाद अब इसकी ड्रेनेज की बात करें तो फ्लो हमने बता दिया, इसका प्रेशर होता है एक्वस ह्यूमर का, प्रेशर इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर जिसे हम कहते हैं 12 to 20 मिलीमीटर मर्करी इसकी रेंज है, और 15 मिलीमीटर मर्करी नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कम होगा तो भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नॉर्मली ये ज़्यादा ही होता है। अब अगर हम इसकी ड्रेनेज की बात करें तो इसकी ड्रेनेज कहाँ होती है, जैसा कि मैंने बताया कि इस आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन पर हो रही होती है। व्हाट इज आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरे पास है आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन, यहाँ पर इसकी जो है वो ड्रेनेज हुई है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है ट्रबैकुलर मेशवर्क। वो ट्रबैकुलर मेशवर्क, इफ आई यूज अनदर डायग्राम, यहाँ पर एक और डायग्राम थी, दिस वन, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रबैकुलर मेशवर्क, ट्रबैकुली, यहाँ इसके अंदर होल्स होते हैं छोटे छोटे, एक्वस ह्यूमर इन होल से पास कर जाता है और वो जाता है कैनाल ऑफ श्लेम में, ठीक है। कैनाल ऑफ श्लेम आगे डिवाइड करती है इनटू एक्वस वेन्स, और एक्वस वेन्स जुड़ी होती हैं स्क्लीरल वेन्स से, स्क्लीरा की जो वेन्स हैं, और वो फिर अल्टीमेटली वीनस सिस्टम में इसको ड्रेन कर देती हैं, ठीक है। तो ये इसका ड्रेनेज है, ठीक है। अगर इस ड्रेनेज के पाथवे में कहीं भी ब्लॉकेज आएगा तो it can lead to high pressure of the aqueous humor, जिसको हम हाई इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, और इट कैन लीड टू ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या होता है, इसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, ठीक है। और ग्लोकोमा में होता क्या है, ग्लोकोमा में हमारे पास जब देखें, अगर आप इस डायग्राम में वापस आए तो जब ये ड्रेनेज नहीं होगा ब्लॉकेज की वजह से, तो आपके पास क्या होगा, एक्वस ह्यूमर बढ़ता जाएगा और वो लेंस को पीछे प्रेस करेगा। लेंस पीछे प्रेस होगा तो विट्रस बॉडी पीछे प्रेस होगी, विट्रस ह्यूमर प्रेस होगा, और विट्रस ह्यूमर के पीछे हमारे पास पूरा रेटिना पड़ा हुआ है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इधर पड़ी हुई है, डिवाइड करिए, ब्रांचेस दे रही है, वो सब चीजें कंप्रेस होंगी, एक्सॉन एंडिंग्स कंप्रेस होंगी, और उनके कंप्रेस होने से हमारे पास जो है वो क्या होगा कि नर्व फाइबर्स इंपेयर्ड हो जाएंगे। थोड़ी देर तक तो वो चलो सर्वाइव कर जाएंगे, उसके बाद उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब स्कीमिया होगा तो उसकी वजह से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी बहुत अर्ली ट्रीटमेंट होती है, नहीं ट्रीट करेंगे तो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट चला जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। और यूजुअली हम कुछ मेडिसिन दे के भी क्लान ऑफ श्लेम में अगर इन्फेक्शन की वजह से वाइट ब्लड सेल्स या डेब्रिस की वजह से ब्लॉकेज है तो हम वो उसको ट्रीट कर देते हैं। अगर कोई और रीजन है जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रही तो फिर हम सर्जरी से उसको करेक्ट करते हैं और इन क्लास को ट्रबैकुलर मेशवर्क को ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।